हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैटिज अड्डा 24/7। दिस इज अनीता शर्मा, योर हिस्ट्री मेंटोर। स्टूडेंट, आज हम इस सेशन में करने वाले एक और पीवाईक्यू का सॉल्यूशन। आज देखेंगे कि हमारे हिस्ट्री के पीवाईक्यूज में किस तरह के और क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे हम, किस तरह के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन इसमें हम लोग करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे पहले मैं काफी सारे आपको पीवाईक्यूज करा चुकी हूं, तो आज जो हम कर रहे हैं वो होगा आपका पीवाईक्यू 9। ठीक है, तो हम ये करने वाले हैं 9th नंबर का पीवाईक्यू। तो इसका सॉल्यूशन हम करने वाले। इससे पहले जितने भी मैंने पीवाईक्यूज कराए हैं वो सारे के सारे आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जाकर के उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, और चैनल को भाई अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको यहीं पर सब कुछ मिलने वाला है। आपको कहीं और दूर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। आपको सारे वन शॉट, आपको सारे टॉपिक वाइज वीडियोस, आपको सारे के सारे एमसीक्यूज, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीवाईक्यू, सैंपल पेपर, आपको सभी कुछ इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये पीवाईक्यू। तो इस हिस्ट्री के पीवाईक्यू का जो कोड है यहाँ पर देखो, सेट 3 दिया हुआ है 6133। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको ध्यान से सबसे पहले, जैसे हमारे पास क्वेश्चन पेपर आता है तो वैसे हमने सबसे पहले क्या काम करना है, इसके इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ना है। इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ने के बाद हमें पता चल जाता है कि हमें किस क्वेश्चन को कितना लिखना है, कितनी वर्ड लिमिट्स में लिखना है और कितना ये जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का है ना। तो वो सारी चीजें हमें इंस्ट्रक्शंस को पढ़कर पता चलती है। किस क्वेश्चन में हमें जो है वो ज्यादा लिखेंगे। ठीक है, किसी क्वेश्चन को हम ज्यादा इलैबोरेट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम अपना टाइम ही वेस्ट करेंगे। तो क्यों ना हम उस टाइम को सेव करें, ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें अपना मैक्सिमम टू मैक्सिमम लिख सके। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शंस दी हुई है। इंस्ट्रक्शंस जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में दी हुई है, ध्यान से देखिएगा। तो हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर में आपको 5 जो है वो आपको सेक्शंस दिए होते हैं, सेक्शन ए, बी, सी, डी और ई। ठीक है, तो सेक्शन ए में आपका क्या हो जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, मल्टीपल क्वेश्चन हो जाएंगे और हर एक क्वेश्चन कैरी करेगा आपका 1 मार्क। ठीक है, 1 से लेकर के 21 मार्क्स क्वेश्चन नंबर तक होंगे। हर एक क्वेश्चन कैरी करेगा आपका 1 मार्क। सेक्शन बी में जो कि 22 से 27 तक होंगे और हर एक क्वेश्चन कैरी करेगा आपके 3 मार्क्स। टोटल ये कितने हो गए आपके 3 मार्क्स के होंगे, तो टोटल 18 मार्क्स के होंगे। ये हो गए आपके 21 मार्क्स के। उसके बाद सेक्शन सी में 28 से लेकर के 30 यानी कि 3 लॉन्ग आंसर्स आपको लिखने होंगे, जो कि हर क्वेश्चन कैरी करेगा आपका 8 मार्क्स। ठीक है, हर क्वेश्चन कैरी करेगा आपका 8 मार्क्स। और ध्यान रखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में, सेक्शन बी के शॉर्ट क्वेश्चन में आपको अपने आंसर्स की जो वर्ड लिमिट्स होती है वो 60 to 80 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना होगा और 8 मार्क्स में आपको अपना आंसर लिखना होगा 300 to 350 वर्ड्स में। उसके बाद सेक्शन डी की बात करते हैं। सेक्शन डी में 31 से 33 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो ये 3 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और हर एक क्वेश्चन कैरी करेगा आपके 4 मार्क्स। तो इसमें क्या होगा, एक पैराग्राफ दिया होगा, पैराग्राफ को अच्छे से रीड आउट करना है। ठीक है, रीड करने के बाद में उसके नीचे जो क्वेश्चंस दिए होते हैं उनको आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन सी आता है। सेक्शन सी मैप बेस्ड क्वेश्चन होगा और ये क्वेश्चन कैरी करेगा आपके 5 मार्क्स। इसमें आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उसमें जो होगा आपका फर्स्ट, आपको क्या करेंगे, आपको अपने जो भी पूछा गया है उसमें जो भी मैप के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आपको उसको लोकेट करना है। ठीक है, उसके बाद जो सेक्टर जो इसमें 2 से जो सेकंड क्वेश्चन होगा उसमें क्या दिया होगा, सेकंड क्वेश्चन में आपको मार्क करके दिया होगा ए और बी करके। फिर आपको उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा प्लेस है और फिर उसका आंसर देना है, उसको लेबल करना है। ठीक है, चलिए इस तरीके से आपको क्या करना है, पूरी इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो यहां से आप लिखना स्टार्ट करेंगे। तो लिखने से पहले देखो, आपको लिखना है क्या, सेक्शन ए ऐसे करना है और फिर अपने क्वेश्चन नंबर डालो और फिर उसके आंसर्स लिखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, इसमें बताया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट द वाटर रिसोर्सेज ऑफ द विजयनगर एम्पायर। इनमें से कौन सा, देखो ये क्या बताया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट द वाटर रिसोर्सेज। बच्चे वाटर रिसोर्सेज के बारे में बताया कि किस तरह के वाटर रिसोर्सेज विजयनगर एम्पायर में देखे गए थे। तो रिवर कावेरी। ठीक है, वाटर रिसोर्सेज का मतलब विजयनगर के लोगों को इरिगेशन के लिए या जो उनकी डे टू डे एक्टिविटीज होती थी जिसमें पानी चाहिए होता था, तो किस तरह के वाटर रिसोर्सेस देखे गए थे विजयनगर में। तो यहाँ पर बताया कि रिवर कावेरी ठीक है, फ्लो इन द विजयनगर टुवर्ड्स द नदर्न ईस्टर्ली। हमारी गलती तो यहीं पर पकड़ी गई कि कावेरी नहीं था, कौन सा था बच्चे, कावेरी की जगह क्या आ जाएगा, कृष्णा आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चे, कृष्णा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कृष्णा करना था, मतलब ये तो होगी स्टेटमेंट गलत। ठीक है, करेक्ट आपको बतानी है। तो एम्बार्कमेंट वर बिल्ट बाय द गजपति रूलर्स ऑफ द विजयनगर
रूलर्स इन द विजयनगर। अब ये क्या होता है कि विजयनगर एम्बार्कमेंट वर बिल्ट बाय द गजापति रूलर्स इन द विजयनगर। जबकि गजापति रूलर्स कहाँ के थे? गजापति रूलर जो थे वो कहाँ के थे? वो थे बच्चे ओडिशा के। ठीक है, वो कहाँ के थे? ओडिशा के। क्लियर बच्चा? ठीक है, तो विजयनगर में गजपति शासकों द्वारा तटबंधों का निर्माण किया गया नहीं। किसने किया था? बल्कि वही डायनेस्टी करेगी ना जो विजयनगर के ऊपर रूल कर रही थी। कमलापुरम जलाशय का पानी, तो ये भी आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, है ना। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट पर चलते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या कहती है? कमलापुरम टैंक वाटर वाज कंडक्टेड थ्रू द चैनल ऑफ द रॉयल सेंटर। बिल्कुल सही है। ठीक है, कमलापुरम टैंक बनाया था ना, ये वहां का सबसे बड़ा टैंक था कि क्योंकि वाटर स्कार्सिटी यानी कि पानी की कमी बहुत ज्यादा देखी जाती थी, है ना, इसलिए एक बहुत बड़ा सा टैंक बनवाया गया था ताकि लोगों को पानी की प्रॉब्लम, जो इतने इतने दिनों तक पानी नहीं आता था या प्रॉब्लम को फेस करते थे लोग, उनको थोड़ी सी राहत मिल जाए। तो कमलापुरम टैंक जो है वो बनवाया गया था। और कमलापुरम टैंक्स वाटर वाज कंडक्टेड थ्रू अ चैनल द रॉयल सेंटर। तो इसके चैनल बनाए गए थे। मान लो ये कमलापुरम टैंक है, ठीक है, तो इसमें से ना चैनल बनाए गए थे इस तरीके से, और वो रॉयल सेंटर में जाते थे, है ना। रॉयल सेंटर क्या होता था? जहां पर राजा के पैलेस या उनके नॉबल्स वगैरह रहते थे। तो इसका जो कमलापुरम टैंक का पानी जो है वो इस रॉयल सेंटर में सारे लोग इसको यूज किया करते थे। तो ये क्या हो गया आपका? कमलापुरम टैंक। ठीक है, और हीरिया कैनाल वाज बिल्ट बाय द किंग सलवा डायनेस्टी। नहीं बच्चे, सलवा की जगह क्या आ जाएगा आपका? संगम डायनेस्टी आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? संगम डायनेस्टी। और इसकी जगह कावेरी की जगह क्या आ जाता? कावेरी की जगह कृष्णा आएगा। मैं आपको रीजन भी बताती रहती हूँ, आपको ठीक भी जो है करेक्ट आंसर भी बताती रहती हूँ, ताकि आपको ये लग जाए कि कभी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपके आंसर जो है वो ठीक हो जाए। उसके बाद गजपति रूलर्स ने नहीं किया था बच्चे, लेकिन ये किसने किया था? संगम रूलर्स, संगम डायनेस्टी के रूलर्स ने। ठीक है, तो ये विजयनगर के रूलर्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम रायाज कर देते हैं। ठीक है, रायाज कौन होते हैं बच्चे? रायाज कौन होते हैं? रायाज होते हैं जो विजयनगर के। अब कोई जो है राय ऐसे लिखता है RAY और कोई लिखता है RAI। ठीक है, तो आपको जैसे भी सुटेबल लगे, जो भी लिखना चाहते हो, गलती नहीं होगी, वैसे लिख लेना। तो ये जो रायाज होते थे, विजयनगर के रूलर अपने आप को राय कहते थे, और इन्होंने ही क्या किया था? विजयनगर में वाटर रिसोर्सेज को लेकर काफी इंतजाम किए थे। ठीक है, तो इसकी जो करेक्ट जो स्टेटमेंट होगी वो होगी सी। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्या देखते हैं कि आईने अकबरी के मुख्य उद्देश्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अब आईने अकबरी को पढ़ना है आपको। ठीक है, आईने अकबरी वाज ऑथराइज्ड बाय द अबू फजल। ठीक है, ये तो सही है कि आईने अकबरी को किसने लिखा था? ठीक है, किसने लिखा था? अबू फजल ने। तो हम इसको कर देते हैं ठीक। क्या कर देते हैं? ठीक। आईने अकबरी प्रेजेंटेड द विजन ऑफ द अकबर एम्पायर। तो अकबर के एम्पायर के बारे में पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से जानकारी हमें आईने अकबरी से मिलती है। आईने अकबरी हाईलाइटेड द स्ट्रेंथ ऑफ द मुगल आर्मी। बिल्कुल सही। आईने अकबरी मेंशन द इक्ता सिस्टम ऑफ द मुगल्स। बच्चे, मुगल का इक्ता सिस्टम नहीं था, बल्कि किसका था? दिल्ली सल्तनत का था। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी गलत, और फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आपकी स्टेटमेंट हो जाएगी सही। ठीक है, अब क्या करेंगे? आगे के क्वेश्चन पर चलते हैं। अब इस पिक्चर को देखकर बताना है कि ये कौन सा टेम्पल है। हजारराम टेम्पल, कैलाशनाथ टेम्पल, ठीक है, चिदम्बरम टेम्पल या फिर बृहदेश्वर टेम्पल, है ना। तो आई थिंक आपको सभी को पता चल गया होगा कि ये कौन सा टेम्पल है। ये है बृहदेश्वर टेम्पल। ठीक है, जो कि कहाँ पर है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ जरा। बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ पर है? थंजावुर में। कहाँ पर है बच्चे? थंजावुर में। ठीक है, थंजावुर में। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। तो ये आपका विजुअल एम्पायर स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, क्योंकि वो देख नहीं सकते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन उनके लिए। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। तो यहां से क्वेश्चन देखिए, क्योंकि इस क्वेश्चन से ना काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको क्या कहा जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, है ना। सारी स्टेटमेंट इसमें लिखी हुई है कि कनकूत किसको कहा जाता है, बटाई किसको, खेत बटाई और लौंग बटाई। ठीक है, तो ये किसको किससे मैच करना है। तो आपको बताना है कि मुगल भू राजस्व संग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो कनकूत का मतलब होता है अच्छी फसल, अच्छी, मध्यम और निम्न स्तर पर फसलों का आंकलन। देखो क्या होता था, लैंड होती थी, खेत होते थे, है ना, फील्ड होती थी। तो फील्ड को पहले ना रस्सी से क्या किया जाता था, नापा तोला जाता था गज के हिसाब से, है ना। फिर उस पूरे फील्ड में कितने अच्छी प्रोडक्शन हुई है, कितनी कम हुई है, फिर बीच की हुई है, फिर ज्यादा कम हुई है, तो उसको 3 भागों में बांट दिया जाता था। तो ये तो हो जाएगा बिल्कुल सही। कनकूट का मतलब हो जाएगा आपका ये। बटाई जो होगी फसलों की कटाई, ठीक है, और बोरों में भरना और
और आपसी रजामंदी से बंटवारा कर लेना, यही तो बटाई होता है ना। तो ये क्वेश्चन भी सही, ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगी। देन उसके बाद ये हो जाएगा आपका खेत की बटाई, बोने से पहले खेतों का बंटवारा, लॉन्ग बटाई। तो क्या करेंगे, इसको इंग्लिश में देख लेते हैं, ठीक है। इंग्लिश में भी है कि खेत बटाई डिवीजन ऑफ फील्ड बिफोर दे वर शोन। तो ये आएगा आपका लॉन्ग में, ठीक है। और ये आएगा खेत बटाई होगा डिवीजन ऑफ द क्रॉप्स अमंग द जमींदार किंग्स एंड जमींदार। तो इसकी जो करेक्ट स्टेटमेंट होगी, ठीक है, जो करेक्ट स्टेटमेंट होगी वो होगी 1 और 2। क्या हो जाएगी बच्चे, 1 और 2। देखो कंकूत का इससे मिला दिया, बटाई के का मतलब होता है, बटाई मीनिंग होता है कि क्रॉप्स वर रिप्ड, ठीक है, काट ली जाती है, ठीक है, पकने के बाद उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है ना, फिर उनको बोरों में भरा जाता है और फिर एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो उनको बांट दिया जाता है कि भाई इतना हिस्सा तुम्हारा है, इतना हिस्सा तुम्हारा है, ठीक है। ये बटाई हो गई। उसके बाद जो खेत बटाई होती है, खेत बटाई का मतलब होता है डिवीजन क्रॉप्स अमंग द, तो खेत बटाई का मतलब होता है कि जमींदार और राजा में उस खेत का बंटवारा हो जाता था, इतना हिस्सा तुम्हारा, इतना हिस्सा जमींदार का, इतना राजा का। लॉन्ग बटाई में होता है कि डिवीजन ऑफ फील्ड्स बिफोर दे शॉन, ठीक है। तो अनाज बोने से पहले उसमें पहले ही बंटवारा हो जाता था, इतने हिस्से में तुम्हारी क्रॉपिंग होगी, कल्टीवेशन होगी, इतने हिस्से में मेरी कल्टीवेशन है। तो बटाई बोने से पहले ही बटाई हो जाती थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सी, ठीक है बच्चा। चलो नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेवेन्यू सिस्टम वाज इम्प्लीमेंटेड बाय द चार्ल्स कॉर्नवालिस इन इंडिया। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेवेन्यू सिस्टम वाज इम्प्लीमेंटेड, चार्ल्स कॉर्नवालिस। तो चार्ल्स कॉर्नवालिस ने कौन सा जो रेवेन्यू सिस्टम था वो लागू किया था। तो इजी सा क्वेश्चन है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर होगा जमींदारी सिस्टम। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैडम इन्होंने तो परमानेंट सेटलमेंट लागू किया था, अब ये जमींदारी सिस्टम आपने क्यों किया। बच्चे इसी को ही कहा जाता है परमानेंट सिस्टम, ठीक है। इसी को ही क्या कहा जाता है, परमानेंट सिस्टम कहा जाता है, परमानेंट, ठीक है, परमानेंट सिस्टम कहा जाता है। तो परमानेंट सिस्टम को क्या किया गया, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको लागू किया था, ठीक है। कहां पर किया था बच्चे, बंगाल में। कहां किया था, एक और क्वेश्चन बता देती हूं, कहां पर किया था, बंगाल में। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द भक्ति संत। आपको उस भक्ति संत के बारे में बताना है जिसके बारे में ये इंफॉर्मेशन दी गई है, स्टेटमेंट दी गई, ध्यान से पढ़ना। शी वॉज, देखो यहाँ पर भक्ति संत करियक्कल अम्मैयर, नाम भी दिया है, करियक्कल अम्मैयर जो थी उनके बारे में आपको सही स्टेटमेंट बतानी है। शी वॉज वुमेन डिवोटी ऑफ द कर्नाटका, ठीक है। क्या ये कर्नाटका की डिवोटी थी। कर्नाटका में तो आपके लिंगियास और वीर शैव्स आ जाएंगे, तो ये कर्नाटका की नहीं थी, ये किसकी थी, तमिलनाडु की, ठीक है। शी वॉज अ वुमेन नैनार, ठीक है, बिल्कुल सही है कि ये नैनार की डिवोटीज थी, ठीक है, मतलब भगवान शिव की डिवोटीज थी। ये भी आ जाएगा। शी कंपोज द नल्लैयर दिव्य प्रबंधनम। बच्चे इन्होंने थोड़ी ना लिखी थी नल्लैयर दिव्य प्रबंधनम, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका शी वॉज द वुमेन नैनार, ये बिल्कुल सही है। शी वॉज द डिवोटी ऑफ द लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शिवा के डिवोटीज ही क्या कहलाते थे, नैनार्स कहलाते थे, ठीक है। तो आपकी सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट हो जाएगी सही, सेकंड और थर्ड हो जाएगी सही, बाकी आपकी ये गलत हो जाएगी, ठीक है। तो शी वॉज अ डिवोटी ऑफ द कर्नाटक की जगह आ जाएगा आपका तमिलनाडु, राइट बच्चे। चलिए नेक्स्ट में मूव ऑन करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड द मार्को पोलो बिलोंग। मार्को पोलो जो है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करता था, ये आपको बताना है, ठीक है। तो मार्को पोलो जो है इटली से बिलोंग करता था, या फिर पुर्तगाल से, स्पेन से, या फिर फ्रांस से। इजी सा क्वेश्चन है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इटली, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, इटली, वेनिस से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिटरेचर ऑफ द बुद्धिज्म, ठीक है। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बौद्धिज्म से रिलेटेड नहीं है, यानी कि एक ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट नहीं थी, लिटरेचर नहीं थी, बुद्धिज्म की बुक नहीं थी। विनय पिटक एंड द सुत पिटक, ये दोनों तो थी ना, विनय पिटक सुत पिटक भी थी। दीप वंश एंड द महावंश, जातक स्टोरी एंड द अशोक वंदना, उत्तराधिकार सूत्रा एंड द तत्ववर्था सूत्रा, ये नहीं होगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसमें नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका डी, ठीक है। ये जैनिज्म से रिलेटेड है, ठीक है बच्चा। चलिए नेक्स्ट से मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है, यानी कि ओल्डेस्ट डायनेस्टी बतानी है आपको, कौन सी है। तो इनमें से बतानी ओल्डेस्ट डायनेस्टी, ठीक है। ओल्डेस्ट डायनेस्टी कौन सी हो जाएगी आपकी, मौर्य,
ठीक है, क्या हो जाएगी, मौर्य इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चे, मौर्य इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसका टाइम पीरियड होगा 320 किन्होंने 321 बीसी में इसकी फाउंडेशन रखी थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने, और ये 185 बीसी तक ये चलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। तो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। अर्ली एंड द मैच्योर हड़प्पन कल्चर शेयर सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज। ठीक है, और अर्ली एंड द मैच्योर हड़प्पा, तो हड़प्पा के 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है ना, तो पहले क्या हो जाएगा अर्ली, फिर मैच्योर और फिर लेटर, 3 में किया गया है। तो इसमें 2 में बताया गया कि अर्ली एंड मैच्योर कल्चर, हड़प्पन कल्चर शेयर द सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज। ठीक है, वो अपनी डेली एक्टिविटीज में क्या क्या किया करते थे, एग्रीकल्चर, पेस्टोरिज्म ये किया करते थे, क्रॉप प्रोडक्शन किया करते थे। ठीक है, मिलेट्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम वन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये भी साइड ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंसेस द प्लो फील्ड एट द कालीबंगा। ठीक है, प्लो फील्ड कालीबंगा, ये भी बिल्कुल सही है। आर्कियोलॉजिस्ट ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पहले ही पकड़ा गया कि आर्कियोलॉजिस्ट रिकंस्ट्रक्टेड द डिटरी प्रैक्टिस ऑफ द चार्ड ग्रेन। बच्चे प्लांट हो, सीड्स हो, ठीक है, या फिर कोई भी मतलब जो भी लीव्स वगैरह होती है, तो मतलब प्लांट से रिलेटेड, चाहे वो लीव्स है, चाहे वो आपका सीड है, चाहे वो प्लांट है, उससे रिलेटेड जो स्टडी करता है उसको आर्कियो बॉटनिस्ट कहा जाता है, ना कि जियोलॉजिस्ट। एनिमल पर स्टडी करने वाले को जियोलॉजिस्ट कहा जाता है, जबकि प्लांट पर स्टडी करने वाले को या ग्रेन्स की स्टडी करने वाले को क्या कहा जाता है, बॉटनिस्ट कहा जाता है। जैसे जमीन में बहुत दबे हुए बीज मिले है ना, अब ये किस चीज के बीज हैं, ठीक है, ये किस चीज के सीड्स हैं, ठीक है, वो उसकी स्टडी करने वाले को क्या कहा जाता है, बॉटनिस्ट कहा जाता है। तो स्टेटमेंट हो जाएगी आपकी ये गलत हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी आपकी ये वाली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, और बाकी हो जाएंगी आपकी बिल्कुल सही। तो 4 गलत हो जाएगी, 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि द आइडेंटिफाई द सुश्रुत संहिता फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। सुश्रुत संहिता किससे बिलोंग करती है, किससे रिलेटेड है, वर्क ऑन द कॉन्स्टलेशन, ठीक है, और उसके बाद है वर्क ऑन द मैथमेटिक्स, वर्क ऑन द मेडिसिन और द वर्क ऑन द ग्रामर। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका वर्क ऑन मेडिसिन। तो सुश्रुत जो थे, सुश्रुत संहिता जो है उसमें सारा का सारा मेडिकल के बारे में लिखा हुआ है, सॉरी मेडिसिन के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे जड़ी बूटियां होती थी ना कि कौन से प्लांट से कौन से जड़ी बूटियां बनती है, ठीक है, पहले इन्हीं से क्योर किया जाता था। जो वैद्य हकीम होते थे पहले, डॉक्टर, ये जो आज डॉक्टर देख रहे हो ना, इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं थी बच्चे पहले, है ना, तो पहले जड़ी बूटियों से ही सारा उनका ट्रीटमेंट किया करते थे, तो ठीक भी हो जाते थे, है ना। तो ये सारी की सारी डिटेल जो है वो हमें कहाँ पर मिलती है, सुश्रुत संहिता में, है ना। तो एक महर्षि सुश्रुत थे, उन्होंने पूरी की पूरी, उनको मेडिकल साइंस का क्या कहा जाता है, फादर भी कहा जाता है। तो इस तरीके से उन्होंने पूरी मेडिसिन के बारे में, वहाँ पर जड़ी बूटियों के बारे में लिखा हुआ है। नेक्स्ट करते हैं क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कौन सी, 2 स्टेटमेंट ऑफ द असर्शन एंड द रीजन आर गिवन बिलो, रीड देम केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन कहता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन हैड डेवलप्ड अ प्रिसाइज सिस्टम ऑफ द वेट एंड मेजर्स, मेटल स्केल पैन हैव बीन फाउंड। ये दोनों ही सही है कि इसमें वेट और मेजर्स वगैरह देखे गए थे, ठीक है, और इसमें एक मेटल स्केल पैन भी देखा गया था। जैसे तोलने के लिए वो क्या करते थे, तराजू इस्तेमाल करते थे, है ना, तो वही सारी चीजें बतानी। तो आंसर क्या हो जाएगा, और ये देखो तराजू, जब ये वेट वगैरह का सिस्टम होगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें वेट और मेजर्स भी होंगे, यानी कि बाट भी होंगे, और उसको मेजर करने के लिए एक बैलेंस भी होगी, तराजू भी होगी, जो कि मेटल स्केल कहलाएगा। तो आंसर दोनों ही सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 13 पर बात करते हैं। ये आ गया 13 क्वेश्चन कहता है कि रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बर्नियर डिस्क्रिप्शंस इन्फ्लुएंस द वेस्टर्न थियोरिस्ट फ्रॉम द 15th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो बर्नियर की ये जो थ्योरी थी, बर्नियर की बुक का नाम क्या था, द ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर, है ना। तो उन्होंने इस अपनी बुक में इंडिया को अपने वेस्टर्न कंट्री के साथ, यानी कि फ्रांस के साथ में उसको कंपेयर किया, ईस्ट को वेस्ट के साथ में कंपेयर किया, इंडिया के बारे में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने नेगेटिव बोला है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने अपनी बुक में लिखी है। ठीक है, तो बर्नियर डिस्क्रिप्शन
इन्फ्लुएंस द वेस्टर्न थियोरिस्ट फ्रॉम द 15th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, ठीक है। और फिर क्या आ जाएगा कि मॉन्टेस्क्यू यूज द, तो मॉन्टेस्क्यू ने इनके इस आइडिया को, ठीक है, उनको इस आइडिया को अप्लाई किया। मतलब अगर इंडिया को जानना है तो इंडिया के बारे में जानने के लिए उन्होंने इनकी बुक पढ़ी, ठीक है। उसके बाद बर्नियर्स आइडिया वाज डेवलप्ड एट द एस्थेटिक मोड ऑफ द प्रोडक्शन बाय द कार्ल मार्क्स, ये भी ठीक है। अकॉर्डिंग टू द बर्नियर मुगल इंपेरियल कोर्ट प्रिसाइडेड ओवर द विलेज कम्युनिटी। अच्छा जी, तो इसमें बताया गया है कि जो मुगल इंपेरियल थे, मुगल इंपेरियल कोर्ट जो था, तो प्रिसाइड ओवर द विलेज कम्युनिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, अगर हिंदी में नहीं समझ में आता है, जैसे लास्ट वाली लाइन थी कि बर्नियर के अनुसार मुगल शाही दरबार ग्रामीण समुदायों की अध्यक्षता करता था, ग्रामीण समुदाय की अध्यक्षता करता था, लेकिन मतलब डायरेक्ट रिलेशन, मतलब पूरा का पूरा जो एक चार्ज था ना, वो पंचायत के हाथ में होता था, है ना। वो किस में होता था? पंचायत के हाथ में होता था। साथ में वो जो मुकदम होता था, जो गांव का हेडमैन होता था, है ना, विलेज का हेडमैन होता था, उसके हाथ में होता था, है ना। तो बर्नियर के अकॉर्डिंग मुगल शाही दरबार ग्रामीण समुदायों की अध्यक्षता करता है। और थर्ड में दिया हुआ है, जैसे बर्नियर के 15वीं शताब्दी के पश्चिमी विचारकों को, तो वो आया तो 17th सेंचुरी में, है ना, वो आया था तो 17th सेंचुरी में। तो बर्नियर के विवरण ने 15वीं शताब्दी के पश्चिमी विचारकों को प्रभावित किया। बच्चे वो आया था तो 17th सेंचुरी में, वो 15th सेंचुरी में कैसे काउंट हो सकता है? नहीं ना। तो जब वो आएगा, चीजों को देखेगा, तभी तो अपनी बुक में लिखेगा ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया मैंने क्या कहा? ये कह रहा है कि बर्नियर डिस्क्रिप्शन इन्फ्लुएंस द वेस्टर्न थ्योरीज। जो वेस्टर्न थ्योरिस्ट थे ना, यानी कि जो पश्चिमी इतिहासकार थे, वो बर्नियर की इस बुक से काफी इन्फ्लुएंस होते हैं, इनके आइडिया से काफी इन्फ्लुएंस होते हैं। भाई आइडिया तो वो तभी लेंगे ना जब वो इंडिया आकर के चीजों को ऑब्जर्व करेगा, फिर वो अपनी बुक में लिखेगा। जब वो आया ही 17th सेंचुरी में था, तो यहां पर तो बात सही नहीं हुई ना। तो 15th सेंचुरी लिखा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2, 3 एंड 4। क्या आंसर हो जाएगा? 2, 3 एंड 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम द लखनऊ? लखनऊ से कौन कर रहे थे? आलमगीर, ब्रिजेश कादर, नाना साहेब या पेशवा बाजीराव? आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? आंसर हो जाएगा ब्रिजेश कादर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ब्रिजेश कादर इज द करेक्ट आंसर। ये वाजिद अली शाह के सबसे यंगेस्ट सन थे, है ना। चलिए, सबसे छोटे बेटे थे। तो हु अमंग द फॉलोइंग चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क विजिटेड इंडिया इन 5th सेंचुरी? तो 5th सेंचुरी में कौन सा चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क इंडिया में विजिट करता है और फिर क्या करता है? इंडिया के बारे में अपनी बुक में लिखता है। तो कौन सा ट्रैवलर आया था, कौन सा बुद्धिस्ट मॉन्क आया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा फाजियान, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? फाजियान इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 पर आ गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा आपका, ये रहा। Fill in the blanks. In the dash, the executives were made entirely responsible to the provisional legislature, है ना। तो इसमें बताएंगे कि कौन सा ऐसा एक्ट था जिसकी वजह से कार्यपालिका पूरी तरीके से, क्या कह रहा है, मेड द एंटायर रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोविजनल लेजिस्लेचर। तो एग्जीक्यूटिव जो ये है आपका प्रोविजनल लेजिस्लेचर है, ये पूरी तरीके से एग्जीक्यूटिव पर डिपेंड हो जाती है ना, रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इसमें कौन से एक्ट से इस चीज को लागू किया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, एक बार हिंदी में समझ लेते हैं। कार्यपालिका को डैश में प्रांतीय विधायिका के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार बनाया गया था। कार्यपालिका को, एग्जीक्यूटिव को, ठीक है, किसके लिए? प्रांतीय विधायिका के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार बना दिया गया था। इसका जो करेक्ट होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द रूलर्स ऑफ द एंशिएंट इंडिया? आपको ये 4 किंग्स के नेम दिए गए हैं, तो आपको इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, यानी कि कौन सा किंग पहले था, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना जरा क्वेश्चन को। चंद्रगुप्त मौर्य, अजात शत्रु, महापद्मानंद और अशोका।
तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अशोका तो सबसे ही बाद में थे, ठीक है। महापद्मानंद और आजाद शत्रु तो हर्यक डायनेस्टी के थे, है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो आएंगे, कौन आएंगे, आजाद शत्रु, ठीक है। वो मगध पर पहले रूल कर रहा होगा इनसे पहले, है ना। तो सबसे पहले आ जाएगा सेकंड, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। उसके बाद महापद्मानंद। अब देखो महापद्मानंद को रिप्लेस किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने, क्योंकि महापद्मानंद ने ही क्या किया था, चाणक्य को इंसल्ट करके निकाल दिया था अपने राज्य से। तो चाणक्य अपना चोटी वोटी खोल के कहता है, हाँ देख लूंगा मैं तुम्हें, मैं जो है वो एक दिन तुमसे बदला जरूर लूंगा, है ना, और तब तक मैं अपने बाल नहीं बांधूंगा, चोटी नहीं बनाऊंगा। पंडित होते थे, चोटी वोटी रखते थे, है ना। किसी बात का बुरा लग गया और उनको लगा कि उनकी इंसल्ट कर दी है, और फिर कसम खाते हो जाते हैं कि मैं तुमसे ना इस इंसल्ट का बदला जरूर लूंगा, और फिर वो चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करते हैं। तो इसका मतलब ये कि नंद पहले था, ठीक है, महापद्मानंद पहले था और चंद्रगुप्त मौर्य बाद में, ठीक है। तो ये आ जाएंगे सेकेंड नंबर पे, ये आ जाएंगे थर्ड नंबर पे, और चंद्रगुप्त मौर्य के जो ग्रैंड सन थे वो कौन थे, अशोका। तो हम क्या करते हैं, पहले आ जाएगा आपका सेकंड आजाद शत्रु, ठीक है, सेकंड। तो हम इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता, एलिमिनेट कर देते हैं, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो फर्स्ट पे तो कहानी क्लियर नहीं हुई, अब चलते हैं सेकंड पे। तो सेकंड क्या आ जाएगा, सेकंड आएगा आपका महापद्मानंद। तो ये कितने नंबर पर, थर्ड पर। इसका मतलब ये सेकंड, थर्ड, 1, 4। तो ये सेकंड, थर्ड, 1 और 4 हो गया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये। थोड़ा सा समझने की जरूरत होती है, सारे क्वेश्चंस आप इजीली कर लोगे, मुझे पक्का पता है ना। थोड़ा सा समझने की जरूरत होती है। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग, ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो डॉक्टर प्रेसिडेंट पूछा है ना बच्चे, तो सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है कि टू स्टेटमेंट एज assertion A एंड रीजन आर गिवन बिलो, रीड देम केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो द जलियांवाला बाग मैसेकर मार्क्ड अ टर्निंग पॉइंट इन द इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो इसी से क्या हुआ था, बहुत जोर शोर से, क्योंकि ये एक ऐसा, इसको काला कानून, ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को मार दिया गया था, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, है ना। और किस लिए मारे गए थे, क्योंकि उन्होंने एक जो कानून था, एक्ट था, वो पास कर दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा कि डाउट के बेस पर जो है इन पॉलिटिकल लीडर्स को, जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटी करता हुआ दिखाई देता तो उनको 2 साल के लिए बिना किसी सबूत के, डाउट के बेस पर 2 साल के लिए जेल में डाल देते थे, है ना। और उसके अलावा उनकी प्रेस पर भी जो है पूरी तरीके से उनकी मोनोपोली हो गई थी कि बिना हमारी परमिशन के तुम कोई भी आर्टिकल को पब्लिश नहीं करोगे, है ना। और अपनी तरीके से वो जो है लोगों को पनिश किया करते थे। तो एक तरीके से उन्होंने इस एक्ट के प्रोटेस्ट में, तो जलियांवाला बाग में एक मीटिंग रखते हैं गांधी जी और पॉलिटिकल लीडर्स, लेकिन गांधी जी को पहले ही अरेस्ट कर लिया गया, है ना, उनको वहां तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। तो वहां जाकर जनरल डायर ने चारों तरफ से जलियांवाला बाग को घेरा, फायरिंग स्टार्ट कर दी और काफी सारे लोग इससे मारे गए थे, है ना। तो ये एक टर्निंग पॉइंट कहा जाता है। इसके बाद से तो फिर हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर जो है वो रुके नहीं और लगातार प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट करते रहे, और आखिरकार 1947 में इस प्रोटेस्ट का एक क्या निकलता है, एक पॉजिटिव रिजल्ट निकलता है और फिर हमें फ्रीडम मिल जाती है ना। चलिए, तो जलियांवाला बाग मैसेकर मार्क्ड अ टर्निंग पॉइंट इन इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। सो द मैसेकर स्पॉइल्ड द रिलेशन विद द ब्रिटिश एंड वॉज द ओपनिंग ऑफ द गांधीजी कमिटमेंट टू द इंडियन नेशनलिज्म। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि द मैसेकर स्पॉइल्ड द रिलेशन, तो इनसे खराब कर दिए थे ना भाई, भारतीयों और इनके बीच में जो चाहे थोड़े बहुत ठीक है खटास वाले रिलेशन थे, ठीक है, दुश्मनी वाले थे, लेकिन इसके बाद तो और भी ज्यादा दुश्मनी बढ़ जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और इसका इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट was the रिकार्डियन थ्योरी रिलेटेड। तो रिकार्डियन थ्योरी, रिकार्ड पहले से सुनो कि रिकार्डियन थ्योरी होती क्या है। डेविड रिकार्डो जो कि इंग्लैंड के एक बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, और इंडिया में जो बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था ना कंपनी को, कि किस तरीके से जमींदार ने अपनी जमींदारी को नीलाम होने से बचा लिया है ना, किस तरह से उन्होंने क्या क्या आइडियाज अपने फॉलो किए जमीन को बचाने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, इससे कंपनी जो है वो बहुत ज्यादा लॉस में आ जाती है। और फिर 1813 में जब वो 5th रिपोर्ट सौंपी जाती है, उसमें पता
चला कि इतना ज़्यादा लॉस में आ गया, तो फिर एक नए तरीके से ये लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ को लागू किया जाता है। तो इसका सजेशन, इसकी जो एडवाइस जो थी वो काफ़ी काम आती है। तो डेविड रिकार्डो की थ्योरी जो थी वो किससे रिलेटेड थी? सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और द कल्चर। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चे? इकोनॉमिक। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? इकोनॉमिक इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो आई होप आपको सब इजी लग रहा होगा ना, है ना, इजी लग रहा होगा ना, तो ये आपके काफी काम आएंगे, है ना। और इसी तरीके से बस प्रैक्टिस करते चले जाइए, है ना। और इसके साथ साथ में आपके पास जो भी रेफरेंस बुक होगी तो उसको भी आप साथ साथ में लेते हो चलिए, ताकि आप यहाँ से थोड़े से PYQs को देखें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और अपने वहाँ पर जो भी आपकी रेफरेंस बुक है वहाँ से क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाइए, है ना। और अगर आपके पास रेफरेंस बुक नहीं है, या कुछ बच्चे अभी भी ये कहते हैं कि मैडम अभी तक हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है, किसी के प्री बोर्ड चल रहे हैं, किसी के आने वाले हैं, है ना, अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो बच्चे जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और वो, ठीक है, वो उम्मीद छोड़ चुके हैं कि हमारे पास, हम पास भी पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, भगवान ना करे कि नंबर कम आए या तुम फेल हो जाओ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एटलीस्ट इतनी तो आप एक होप लगा सकते हो कि हम बहुत ज़्यादा तो नहीं, 100% डालते तो नहीं, लेकिन हम ये है कि 60-70 तक हम पहुंच जाए, है ना। तो इसके लिए एक काम करना है, आपको क्या करना है, ह्यूमैनिटीज़ के महापैक को आप परचेज कर लीजिए, ठीक है। ह्यूमैनिटीज़ के महापैक को परचेज करने के बाद आपको आपके बोर्ड एग्जाम से सारा सिलेबस आपको करवा दिया जाएगा, उससे पहले, बोर्ड एग्जाम से पहले, ठीक है। साथ साथ में उसी बैच में आपको CUT का भी प्रिपेयर करवाया जाएगा। तो पहले बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे आपको प्रिपेयर करवा दिया जाएगा, उसके बाद आपको CUT के लिए भी प्रिपेयर करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको करना है CUT के महापैक के साथ, ह्यूमैनिटीज़ के महापैक के साथ जुड़ना है। कैसे जुड़ना है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, ठीक है। चलिए, तो क्या होगा कि आइडेंटिफाई द लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो आपको उस कैरेक्टर का नाम बताना, उस लीडर का नाम बताना है जो 1857 के रिवोल्ट में पार्टिसिपेट कर रहा था। तो ये जो लीडर थे ये दिल्ली से थे, समझ गए। जैसे ही दिल्ली का नाम आया और 1857 के रिवोल्ट का नाम आया, बिल्कुल समझ गए। अब मैडम आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, चलो ठीक है, नहीं पढ़ते हैं, अपना टाइम बचाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, बहादुर शाह जफर, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, बहादुर शाह जफर इज द करेक्ट आंसर। गेव द लेजिटिमेसी टू द रिबेल्स ऑफ द 1857 अगेंस्ट द ब्रिटिश। और उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इंडियन का साथ देना ज्यादा अच्छा समझा, क्योंकि देखो साथ तो देना ही था, या तो ब्रिटिशर्स का दे देते या फिर इंडियंस का दे देते, क्या ना करते, इधर गिरा तो कुआं, इधर गिरा तो खाई, और बीच में बहादुर शाह जफर की शामत आई, है ना। तो अगर इंडियंस का साथ नहीं देते तो इंडियन भड़क जाते, है ना, रिवोल्ट कर देते, है ना, उनके खिलाफ कुछ भी कर सकते थे, है ना। और अगर ब्रिटिशर्स के खिलाफ गए तो ब्रिटिशर्स भी उनको पनिश कर सकते थे या उनको डिथ्रोन कर सकते थे, और किया भी था, उनको फिर डिथ्रोन करके उनको रंगून भेज दिया गया था, जहां पर उनकी डेथ हो जाती है इंडिया से बाहर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 तक हो गए हमारे। अब हमने एक पड़ाव तो कर लिया है पार, है ना, एक पड़ाव तो पार कर लिया। अब हम दूसरे पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 21 मार्क्स के तो हो गए हैं। अब हमारे 21 मार्क्स तो मैडम बिल्कुल पक्के हो गए, इसमें तो हमारे एक भी नंबर नहीं कटने, है ना। अब हम बढ़ते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है आपका सेक्शन बी। और ये जो सेक्शन बी है इसमें शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, और शॉर्ट क्वेश्चन को आपको कितने 60 to 80 वर्ड्स में आपको आंसर करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिटवीन द 6th and the 4th century मगध बिकेम द मोस्ट पावरफुल महाजनपद। तो 4th से लेकर के 6th सेंचुरी के बीच में ये जो मगध है ये क्यों इतना पावरफुल महाजनपद के रूप में उभरता है ना। 6 to 4 सेंचुरी, ठीक है, 6 to 4 सेंचुरी। तो इसके आपको रीजन बताने हैं, 3 मार्क्स में है, तो आप 4 to 5 पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है। फर्स्ट रीजन, तो आपको ना जब आप आंसर लिखोगे ना तो ऐसे इसी क्वेश्चन में से ही स्टार्ट करना, क्वेश्चन से ही स्टार्ट करना कि द 6th and the 4th century BC मगध वाज बिकेम द मोस्ट पावरफुल महाजनपद बिकॉज करके फिर उसके पॉइंट्स लिखना, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 में लिखना, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखोगे कि क्या लिख दोगे, आयरन माइंस, ठीक है। सबसे पहले क्या लिख दोगे, आयरन माइंस, ठीक है। आयरन माइंस के चलते आप इसको थोड़ा सा डिफाइन करोगे कि आयरन माइंस जहां पर होती है ना, तो वहां पर क्या होता है कि जैसे ही लोहे को खानों से निकाला जाता है, फिर उसके टूल्स एंड वेपन्स बनाए जाते हैं। वेपन्स काम आएंगे आर्मी में, और टूल्स काम आएंगे उनके डेली मरा जो भी चीजें वो जो बनाते हैं उसमें काम आएंगे। तो आयरन माइंस का
भी बहुत बड़ा रोल रहा है। सेकंड में क्या कर दोगे आप, फॉरेस्ट कर दोगे, ठीक है, सेकंड में क्या कर दोगे, फॉरेस्ट कर दोगे। और फॉरेस्ट में क्या पाए जाते थे, एलिफेंट पाए जाते थे, जो कि क्या करते थे, उनके आर्मी में बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे। अब आपको पता है कि आर्मी में जब एलिफेंट होंगे, एक एक एलिफेंट जब अपना एक पाँव रखता है तो कितने सारे सैनिकों को, दुश्मन सैनिकों को मार कर आता है ना। तो इसलिए एलिफेंट भी उनके इस पावरफुल बनने का एक रीज़न था। फिर थर्ड में कर दोगे आप रिवर, ठीक है, रिवराइन। तो यहाँ पर रिवर कर दोगे तो रिवर का मतलब होता है कि ये क्या था, ये गंगा रिवर के पास लोकेटेड था, है ना बच्चे, ये क्या था, गंगा रिवर के पास लोकेटेड था, ठीक है। और गंगा रिवर से क्या हो जाती थी, गंगा रिवर से ही कम्युनिकेशन होती थी, है ना। पाटलिपुत्र उनकी क्या थी, वो थी आपकी उनकी कैपिटल थी। और रिवराइन रूट यहीं से फॉलो किया जाता था। तो इसके चलते क्या होता था कि दूर दराज के देशों से या लोकली लोग क्या करते थे, रिवराइन रूट को फॉलो किया करते थे, है ना। और रिवर के आसपास में ही फॉरेस्ट पाए जाते थे जिनमें एलिफेंट होते थे, ठीक है। उसके बाद आप फोर्थ पॉइंट में लिख दोगे कि एम्बिशन, ठीक है मैडम, ये एम्बिशन क्या होता है, ठीक है, एम्बिशंस ऑफ किंग, ठीक है, राजा का एम्बिशियस होना भी, ठीक है, राजा के अंदर ना इच्छा होना भी बहुत ज़रूरी होता है कि मुझे अपने लैंड को एक्सपेंड करना है, मुझे अपना एम्पायर बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, ठीक है, मैं दुनिया पर राज करना चाहता हूँ। लेकिन दुनिया पर राज करने के लिए वो उसी तरह के काम करता है ना। अगर आप चाहते हो कि मैं बोर्ड एग्जाम में टॉप करूँ, तो आप टॉप करने के लिए आप दिन रात पढ़ते हो, बहुत अच्छी मेहनत करते हो, हर कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करते हो, तो फिर आप 100% टैलेंट बन जाते हो, यानी कि टॉप कर जाते हो। ऐसे ही राजा का एम्बिशियस होना बहुत ज़रूरी होता था। और ये जो मगध के जो क्या थे, जितने भी डायनेस्टी जो हुई, तो राजा के एम्बिशियसनेस होने की वजह से भी इस पे काफ़ी फर्क पड़ता है। और राजा जितना ज़्यादा अपने राज्य के बारे में सोचता है तो उतना ही ज़्यादा डेवलपमेंट होती है। अगर राजा ने सोच लिया कि मुझे अपना दायरा बढ़ाना है, मुझे अपना एम्पायर जो बहुत बड़ा करना है, तो उसके लिए छोटे छोटे राज्यों को, आसपास के राज्यों को जीतना होगा, है ना, तभी तो उसका दायरा बढ़ेगा ना, इस तरीके से, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप उसमें लिख देना। क्लियर बच्चा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। Several urban centers emerged the subcontinent from the 6th century. Explain the statement with example. Several urban centers emerged in the subcontinent. अब देखो यहाँ पर ना ये जो आपका न्यू सिटीज टाउन्स वगैरह बनने होते हैं जो चैप्टर 2 में दिया हुआ है ना। तो किस तरह से इमर्जेंस होती है इनकी। अब देखो हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद जब वो बिल्कुल डिक्लाइन हो गई थी तो कहीं ना कहीं चीजें फिर दोबारा से स्टार्ट होंगी, है ना। तो ये क्या बनेंगे, जन बनेंगे, ठीक है। यहाँ से क्या बनेंगे, जन बनेंगे। जन किसको कहते हैं बच्चे, पीपल को। जन किसको कहते हैं, पीपल को, ठीक है, लोगों को कहते हैं। लोग जहां पर इकट्ठे होकर रहने लगेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो जनपद हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा बच्चे, जनपद हो जाएगा। तो जनपद, जब एक जनपद इस तरीके से, ना सिर्फ एक जनपद होगा, एक जनपद यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। जब एक जनपद ने दूसरे जनपद को एक्वायर कर लिया या इसको भी एक्वायर कर लिया, इसको इसने एक्वायर कर लिया, तो वो जैसे जैसे अपना दायरा बढ़ाता जाएगा तो वो किसमें, जनपद से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, महाजनपद में। किससे कन्वर्ट हो जाएगा, महाजनपद में, ठीक है, जनपद में, ठीक है, महाजनपद में। अब ये देखो, ये महाजनपद में बन तो गए, ठीक है, ये महाजनपद में हो तो गए, लेकिन हर एक महाजनपद का ना अपना एक क्या होता था, हेड होता। ओ शिट यार, ठीक है, हर एक महाजनपद का क्या होता था, एक हेड होता था, ठीक है। मैं दोबारा से लिख देती हूँ, कोई बात नहीं बच्चे, है ना, वो रब हो गया, मैं दोबारा से कर देती हूँ, है ना। तो क्या होता था, हर एक महाजनपद की अपनी एक कैपिटल होती थी, ठीक है। तो अब ये छोटे छोटे जन बनेंगे। जनपद से क्या, जन से क्या बनेंगे, जन से बनेंगे जनपद, ठीक है। जन से क्या बनेंगे, जनपद बनेंगे। जनपद से मैंने अभी बताया कि वो बड़े बड़े एरियाज में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, महाजनपद बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, महाजनपद बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसे 16 महाजनपद होंगे, ऐसे 16 महाजनपद होंगे। तो ये जो मैंने आपको लाइन बताई है ये आप इसमें भी लिख सकते हो, है ना। 16 महाजनपद होंगे और 16 महाजनपद में से सबसे पावरफुल जो जनपद होगा वो होगा मगध। और मगध आज का बिहार, ठीक है, आज का बिहार, पहले का ये मगध कहलाता था। अब हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से नई नई सिटीज जो है वो बनती हैं। अब ये जो जन से जनपद बने, है ना, जन से जनपद से महाजनपद बने। अब जहां पर लोग इकट्ठे होकर रहेंगे तो देखो यहीं से ही
क्या बनेंगे? जब ये लोग इकट्ठे होकर रह रहे थे यहाँ पर, तो इनका कोई ना कोई हेड होगा ना, जो क्या करेगा, इस जनपद को सुपरवाइज करेगा, इसकी टेक केयर करेगा, मतलब ये एक तरीके से वहां का हेड होगा, है ना। और जब ये हेड होगा तो जब ये बाकी के जनपदों को जीतकर ये जब महाजनपद बन जाते हैं, तो इसी के साथ में नए नए क्या बनते हैं, सिटीज और टाउन्स बनते हैं। और इन्हीं में ही उनका एक क्या होता है, इन्हीं में उनका जो हेड होता है वो अपनी कैपिटल बनाता है। तो हर एक महाजनपद की अपनी कैपिटल होती थी, है ना। अब उस कैपिटल में वो क्या होगी, वो राजा की कैपिटल होगी, वहीं से ही सारे जो रूल रेगुलेशंस बनेंगे, वहीं से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज जो हैं वो एग्जीक्यूट की जाएंगी, बाकी के जितना बड़ा एम्पायर है वो सारे में उसको लागू किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बता दोगे, ठीक है। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल। अब जैसे इसमें एक्सप्लेन एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे क्या थे ये आपके पाटलिपुत्र था, ठीक है, ये क्या था, पाटलिपुत्र था, ठीक है, पाटलिपुत्र हो गया। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो। पाटलिपुत्र हो गया, सेकंड हो गया आपका उज्जैनी हो गया, ठीक है, क्या हो गया, उज्जैनी हो गया, ठीक है, पुहार हो गया, ठीक है, क्या हो गया, पुहार हो गया। इस तरीके से नई नई सिटीज बनेंगी, है ना। और इन सिटीज से ही क्या बनेगा, पूरा का पूरा एम्पायर बनेगा, है ना। इसको क्या कर देना, एक्सप्लेन कर देना। एक्सप्लेन द फैमिलियल वैल्यूज ड्यूरिंग द महाभारत। तो बच्चे फैमिली की वैल्यू क्या थी महाभारत टाइम में, फैमिली की वैल्यू क्या थी। देखो हमें भी पता है कि महाभारत जो था ना वो कौरव और पांडवों का एक तरीके से उसके युद्ध के बारे में बताया गया है। तो ना पर्टिकुलर सिर्फ उसमें बैटल के बारे में बताया गया है, उनके वॉर के बारे में बताया गया है, बल्कि इस महाभारत में काफी सारी चीजों का हमें वर्णन मिलता है। इसीलिए ये दुनिया का लेंथियस्ट टॉपिक बना है, ठीक है, जिसमें हर तरह के पहलुओं से रीडर को वाकिफ कराया गया है। चाहे वो फॉरेस्ट ड्वेलर है, ठीक है, इसमें जो है वो मैरिजेस के रूल भी दिए गए हैं, है ना, इसमें मैरिजेस के रूल्स भी दिए गए, गोत्र सिस्टम भी दिया है, कैटेगरीज भी दी हुई है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनमें भी इनके काम क्या क्या थे वो बताया गया है। चंडाल्स की ड्यूटी क्या होती थी, है ना, अनटचेबल्स कौन होते थे, ठीक है, सारी चीजों को इसमें डिफाइन किया गया, पूरी तरीके से चीजों को डिफाइन किया गया है। तो ये जो फैमिलियल वैल्यूज हैं, यानी कि जो जैसे किनशिप है ना, किनफॉक, सॉरी किनफॉक है। ये किनफॉक क्या होता है बच्चे, जैसे मान लो आपकी फैमिली है, फिर आपकी बुआ की फैमिली है, फिर आपकी चाचू की फैमिली है, ताया की फैमिली है, मामा की फैमिली, इसकी फैमिली, उसकी फैमिली। अब जैसे जैसे देखो, जैसे घर में कोई फंक्शन होता है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, अपने रिलेटिव्स को बुलाते हो, है ना। ये सारे रिलेटिव्स क्या हो जाते हैं आपके घर में आकर, या आप उनके घर में जाते हो। तो ये जो फैमिली का नेटवर्क देख रहे हो ना, इनका इनके साथ में, इनका इनके साथ में, इनका इनके साथ में, इनका इनके साथ में, जो ये फैमिली का जो नेटवर्क देख रहे हो, ठीक है, फैमिलीज नेटवर्क इज कॉल्ड किनफॉक, ठीक है। फैमिलीज नेटवर्क इज कॉल्ड किनफॉक, ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है, किनफॉक कहा जाता है। ऐसे ही क्या होता था कौरव और पांडव। अब देखो इनमें क्या होता है, जैसे मान लो आपके कजन्स हैं, ठीक है, चाचा के हो गए, मामा के हो गए, या फिर बुआ के हो गए, या फिर आपके अदर हो गए, है ना। तो वो जो कजन्स होते हैं, है ना, तो वो कुछ हिस्टोरियन मानते हैं कि वो ब्लड रिलेशन में होते हैं, मतलब उनका जो ब्लड है वो आपके ब्लड से मैच करता है। यानी कि कुछ मानते हैं कि वो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए वो आपस में उनका ब्लड रिलेशन है। लेकिन कुछ लोग मानते हैं, कुछ हिस्टोरियन मानते हैं कि जब अगर एक ही पेरेंट की अगर वो संतान है, ठीक है, तो तभी वो जाकर के सिबलिंग हो सकते, तभी उनका ब्लड रिलेशन हो सकता है, अदरवाइज तो नहीं हो सकता। आपकी फैमिली, चाचू की फैमिली, जो आप हो और आपके कजन है, वो दोनों अलग अलग है। कुछ तो मानते हैं अलग अलग है, लेकिन कुछ मानते हैं कि वो एक ही, कभी ना कभी तो उनके एंसेस्टर एक ही रहे होंगे ना, तो उस सिस्टम, उस सिचुएशन में वो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं और इसीलिए उनका ब्लड रिलेशन है। तो उनमें क्या कर दोगे, फैमिली के रिलेशन के बारे में बता दोगे। और जो कौरव और पांडव थे वो कौन से कुल से बिलोंग करते थे, कौन से वंश से बिलोंग करते थे, कुरु से बच्चे, ठीक है। डिस्क्राइब एनी थ्री द एक्सपीरियंसेस ऑफ द फ्रैंकिस बुकानन इन इंडिया, ठीक है, सॉरी फ्रैंकिस बर्नियर इन इंडिया। बर्नियर ने आकर के इंडिया में क्या देखा, वो 3-4 बातें आपको बतानी है, ठीक है। तो एक तो उन्होंने क्या देखा, लैंड ऑनरशिप, ठीक है, लैंड ऑनरशिप। तो लैंड ऑनरशिप का मतलब होता है कि पूरी पूरी लैंड पर जो है वो मुगलों का रूल चलता है, ठीक है। मुगल्स जो हैं उनकी मतलब उनकी एक तरीके से मोनोपोली चलती है, तो सुप्रीम अथॉरिटी जो है वो कौन हो गई, मुगल हो गई, ठीक है। तो पहले बताओगे कि ये बर्नियर जो था वो क्या था, बर्नियर 17वीं सेंचुरी में इंडिया आता है और इसने ईस्ट को वेस्ट के साथ में कंपेयर किया, ठीक है। मुगल पीरियड को अपने फ्रांस के, यानी कि जो लुइस जो 13 वाला, जो 14 वाला जो पीरियड चल रहा था, उनके साथ में उनको कंपेयर किया। साथ में जैसे ये लैंड ऑनरशिप है, इसके बारे में बताया।
तो इंडिया में काफ़ी सोसाइटी में काफ़ी सारी बुरे जो रीति रिवाज थे वो भी फैले हुए थे, तो उनमें भी बता दोगे। जैसे सती सिस्टम था, तो बर्नियर ने आकर देखा कि वहाँ पर सती सिस्टम फॉलो किया जाता है, जिसमें बेचारी को एक छोटी सी बच्ची को जो बहुत जल्दी विडो हो जाती है उसको ज़बरदस्ती धकेला जाता है ना, आग में धकेला जाता है, उसके पति की, उसके हस्बैंड की चिता के साथ में उसको जल जाना होता है ना, इस तरीके से। तो एक पॉइंट ये लिख दोगे, दूसरा पॉइंट ये लिख दोगे, तीसरा पॉइंट लिखोगे कि लैंड ऑनरशिप हो गया। उसके बाद क्या करोगे, अब जैसे और इसमें पॉइंट लिख सकते हो कि पूरा का पूरा प्राइवेट प्रॉपर्टी उनकी नहीं होती थी, है ना, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेकर के भी आप क्या कर सकते हो, उसमें पॉइंट बना सकते हो। ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी लोगों को नहीं दी जाती थी। क्यों नहीं दी जाती थी? क्योंकि पूरी की पूरी तो मुगलों की थी, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी का उनके पास कोई राइट नहीं था। ठीक है, और इसके अलावा उन्होंने मुगलों के जो मुगल्स जो होते थे उनको बर्बेरियन, किंग्स ऑफ बर्बेरियन भी कहा है। इस तरीके से आप 4 से 5 पॉइंट लिख देना। नेक्स्ट आता है आपका विरूपाक्ष टेम्पल वॉज सिग्निफिकेंट इन द विजयनगर एम्पायर। तो विरूपाक्ष टेम्पल वॉज द सिग्निफिकेंट इन द, विरूपाक्ष टेम्पल की एक अपनी ही महत्वता है किसके अंदर, विजयनगर के अंदर। तो क्यों है वो इतनी इंपॉर्टेंस, ठीक है, क्यों इसको इतना सिग्निफिकेंट माना जाता है, वो आपको डिस्क्राइब करना है। क्योंकि देखो माना जाता है कि इवन जो वहां के जो राजा वगैरह होते थे किसके, विजयनगर के, वो ये खुद क्लेम करते हैं कि विरूपाक्ष भगवान ने ही उनको बोला था कि आपको एक इतनी ऐसी नगरी बनानी है, एक ऐसा टाउन, यहाँ पर एक ऐसी सिटी बनानी है जो दुनिया में कहीं नहीं देखी गई, जो इतनी सुंदर बनाओ। ठीक है, तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, ठीक है, तो वो बनाओ। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि भगवान विरूपाक्ष ने खुद दर्शन देकर और हमें कहा है कि तुम्हें इस तरह की एक सिटी को बनाना है ना। उसके बाद उन्हीं के आशीर्वाद से ही और ये जो विजयनगर है इतना ज़्यादा फ्लरिश हुआ है। ठीक है, तो विरूपाक्ष में विरूपाक्ष भगवान की और पंपा देवी की मूर्ति रखी जाती है, और उन्हीं के ब्लेसिंग से ही विजयनगर के लोग इतने ज़्यादा खुश और सुख शांति से रहते हैं। साथ में बताया गया है कि विरूपाक्ष टेम्पल वॉज द सिग्निफिकेंट विजयनगर एम्पायर। तो इनके लिए विरूपाक्ष भगवान जो हैं वो एक तरीके से, राजा ये खुद क्लेम करते थे कि जो भी हम रूल रेगुलेशंस बनाते हैं, जो भी हम आप लोगों को ऑर्डर देते हैं, तो वो हमारे ऑर्डर नहीं होते हैं। एक्चुअली वो जो ऑर्डर होते हैं वो भगवान विरूपाक्ष की तरफ से होते हैं। तो अगर कोई डिसओबे करेगा इसको, तो एक तरीके से वो भगवान के ऑर्डर को डिसओबे कर रहा है। और जब भगवान एक बार गुस्सा हो गए तो तुम्हें पता ही है फिर तुम्हें क्या कर देंगे, है ना। इसलिए तो उनको एक जो है एक पवित्र वो भी माना गया है कि भगवान विरूपाक्ष जो है वो यहाँ पर आए थे, है ना, और इन्हीं की वजह से ही विरूपाक्ष भगवान जो थे मतलब शिव जी को बोलते हैं। ठीक है, और इनकी शादी जो थी वो पंपा देवी से होती है। तो जो विजयनगर की जो पहाड़ियां हैं, है ना, जो छोटी छोटी चट्टानें वहां पर देखी गई हैं, तो वहीं पर ही पार्वती जी ने क्या किया था, इनके साथ शादी करी थी। तो उनका भी एक अपना ही सिग्निफिकेंट है, तो इसी वजह से उसको एक पवित्र धरती माना गया है, किसको, विजयनगर को। तो बस उसी तरीके से लिख दोगे। साथ में जो इनकी जो ये जो रॉकी एरियाज हैं, रॉकी एरिया मतलब छोटी छोटी जो पहाड़ियां हैं, तो इस पर पहले रामायण के टाइम में जो किष्किंधा नरेश थे, कौन, सुग्रीव और बाली, ये भी रहा करते थे। तो इस वजह से भी ये पवित्र भूमि मानी जाती है। बता दोगे सारा, ठीक है, क्लियर। नाउ द आर्किटेक्चर ऑफ द विट्ठल टेम्पल वॉज यूनिक। तो इसको यूनिक क्यों कहा गया है? क्योंकि ये पूरा का पूरा बच्चा, पूरा का पूरा एक पत्थर को काट कर बनाया गया है। समझ सकते हो, एक ही पत्थर था, उसको किस तरह से उसको टेम्पल की फॉर्म दी गई है। और उसके बाहर ना, एंट्रेंस गेट के बाहर पूरा का पूरा एक स्टोन चैरिट बनाया गया है। स्टोन चैरिट का मतलब होता है पत्थर का रथ बनाया गया है। उसमें जो उसका व्हील है, उसके जो एलिफेंट्स वगैरह दिखाए गए हैं उसमें, है ना, और उसके जो ऊपर जो छतरी सी बनाई गई है, जो रथ होता है जहां पर रूलर बैठता है, पूरी की पूरा वो एक जो है वो स्टोन से बनाया गया है। तो उसकी जो एक अट्रैक्शन पॉइंट है वो मेनली क्या है, वो यही है, क्या, चैरियट है ना। तो उसको बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बनाया गया है, इसीलिए विट्ठल टेम्पल की। और विट्ठल टेम्पल किस भगवान को कहते हैं बच्चे? लॉर्ड विष्णु को। ठीक है, लॉर्ड विष्णु को ही विट्ठल गॉड कहा जाता है। ठीक है, लॉर्ड विष्णु, ठीक है, लॉर्ड विष्णु, राइट बच्चे। अब क्या करते हैं, आगे चलते हैं। हाउ डिड द जीबी पंथ शो हिज कंसर्न द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर मेकिंग इंडिया यूनिफाइड द नेशन। जीबी पंथ ने किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में क्या किया कि हाउ डिड जीबी पंथ शो हिज कंसर्न इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली,
कंसर्न का मतलब किस तरह से अपनी अपनी बातों को रखा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कि वो यूनिफाइड नेशन, अगर देखो अगर हम इंडिया को यूनाइट रखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लोगों को यूनाइट करना पड़ेगा, है ना। जो ये अलग अलग कम्युनिटी के, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग लैंग्वेजेस को स्पीक करने वाले हैं, सबसे पहले हमें इनको यूनाइट करना होगा। और यूनाइट करने के बहुत सारे तरीके थे, है ना, और बहुत सारे बड़े बड़े टास्क थे उनके पास में कि कौन से लैंग्वेज को, जैसे कौन सी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर किया जाए। अगर एक कर दी तो दूसरे वाले यहाँ पर ऑब्जेक्शन कर देंगे कि तुमने हमारी लैंग्वेज को क्यों नहीं डिक्लेयर किया। इस तरीके से हमें उनको राइट्स देने होंगे, है ना, ताकि वो अपने राइट्स को लेकर अपने आप को सिक्योर समझ सके, ठीक है, अपने खिलाफ होते हुए अत्याचार के खिलाफ वो आवाज उठा सके, अपनी वॉइस रेज कर सके। तो इसके लिए अगर हम लोगों के लिए अच्छे अच्छे काम करेंगे तभी जाकर लोग मानेंगे कि हाँ भाई गवर्नमेंट उनके लिए काम कर रही है, और तभी वो जाकर के यूनाइट हो सकते हैं। तो एक्सप्लेन द मेजर टेकन बाय द, तो नेक्स्ट पर करेंगे एक्सप्लेन द मेजर्स टेकन बाय द रिबेल्स 1857 टू एंश्योर द यूनिटी अमंग देमसेल्फ। तो एक्सप्लेन द मेजर टेकन अप द रिबेल्स ऑफ, तो किस तरह के जो है आइडियाज 1857 के रिवोल्ट से लिए गए, ठीक है, और जिससे कि हिंदू और मुस्लिम में, चाहे वो इसके अलावा भी किसी भी अदर कम्युनिटी से हो, वो यूनिटी रख सकते हैं। तो जैसे 1857 के रिवोल्ट में हर कोई इसमें, खास करके यूपी वाले एरिया में, ठीक है, यूपी बिहार वाले एरिया में, और आपका एमपी हो गया, लोग यहाँ से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हो, किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी कास्ट से हो, तो सभी लोगों का टारगेट क्या था, सभी लोग टारगेट बना रहे थे किसको, ब्रिटिशर्स को, है ना, कि बस ब्रिटिशर्स कहीं भी मिल जाते ना उनको वहीं पर ही मार पीट दिया करते थे, है ना, उनको टारगेट बना रहे थे, उनके बंगलोज, उनके जो गवर्नमेंट ऑफिस है तब सबको तोड़ फोड़ दिया था। तो इसमें क्या है कि एंश्योर द यूनिटी, तो यूनिटी से हम जो है वो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, यूनियन इज द स्ट्रेंथ वाला आप एग्जाम्पल दे सकते हो। तो इसमें बताया गया है कि जैसे हिंदू और मुस्लिम पहले एक होकर रहा करते थे मुगलों के टाइम में, या उससे पहले भी, इससे पहले तो ऐसा कुछ नहीं था ना, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में देखे तो कभी आपने वो सुना, नाम सुना, ये हिंदू है ये मुस्लिम है, आई थिंक तो नहीं सुना होगा, है ना। उसके बाद महाभारत और इसमें रामायण टाइम में भी ये हिंदू मुस्लिम का कोई नाम नहीं सुना होगा, लेकिन ये चीजें बाद में बनी हैं, है ना। तो जिस तरीके से वो उसकी यूनिटी को दिखाते हैं कि जैसे हम पहले एक होकर रहते थे तो अभी भी एक होकर ही रहेंगे, तब जाकर हम इन दुश्मनों को यहाँ से बाहर कर सकते हैं। तो यूनिटी के लिए लोगों को तरह तरह से इंस्पायर किया गया, मोटिवेट किया गया, है ना, कि यूनाइट रहो तभी जाकर हम दुश्मन को बाहर कर सकते हैं। तो इस तरीके से 3 से 4 पॉइंट आप लिख दोगे। नेक्स्ट से मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम आ गए हैं सेक्शन सी पर। तो 2 पड़ाव हमने पार कर लिए हैं, ठीक है। अब आता है हमारा एक और पड़ाव सेक्शन सी, जिसमें हम करेंगे लॉन्ग आंसर्स, ठीक है, और हर एक क्वेश्चन कैरी करेगा आपका 3 मार्क्स। इसमें आपको 300 से 350 वर्ड्स में आपको अपना आंसर लिखना है, ठीक है। तो उससे ज्यादा थोड़ा बहुत ठीक है, ऊपर नीचे चल जाता है, लेकिन ना तो ज्यादा बहुत ही कम लिखिएगा जिससे आपके मार्क्स कट जाए, और ना ही बहुत ज्यादा लिखिएगा जिससे कि आपका टाइम कंज्यूम हो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं कि सांची स्तूपा हैज द मैग्निफिसेंट आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर्स फीचर्स, ठीक है। सांची स्तूपा एक बहुत ही अट्रैक्टिव स्तूपा माना गया है ना, क्यों माना गया है वो बताना है। और ये बहुत ही, इसके जो स्कल्पचर जो फीचर्स थे, तो इसके जो स्कल्पचर्स थे, यानी कि स्कल्पचर्स कहते हैं कि अभी मैं बताऊंगी, पूरा डिफाइन करूंगी क्यों उसको यूरोपियन ले जाना चाहते थे, क्या फीचर, क्या अच्छी खास बात थी इनके अंदर, स्कल्पचर्स के अंदर, जिससे कि यूरोपियन ले जाना चाहते थे, उसी को डिफाइन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप डिफाइन करोगे सांची स्तूपा, थोड़ी सी इसकी भूमिका बना दोगे, थोड़ा सा इसका बेस तैयार कर दोगे। कैसे? सांची स्तूपा हैज द मैग्निफिसेंट आर्किटेक्चर एंड द स्कल्पचरल फीचर्स, ठीक है। तो बिकॉज करके फिर वहां पर पॉइंट नंबर 1 बनाओगे। पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखोगे? पॉइंट नंबर में लिख देना कि सांची स्तूपा पे थोड़ा सा आपको डिफाइन करना है। सांची स्तूपा कहां पर है? सांची स्तूपा भोपाल में है, ठीक है। कहां पर है? सांची स्तूपा भोपाल में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर दोगे? भोपाल में है, ठीक है। भोपाल का एमपी में है, और यहाँ पर सांची स्तूपा को प्रिजर्व करने में भोपाल की बेगम, ठीक है, सांची स्तूपा को प्रिजर्व करने में भोपाल की बेगम, शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम, दोनों ने क्या किया था? इसको प्रिजर्व करने में काफी सारा डोनेशन दिया था। नेक्स्ट बार हम दूसरी पे बात करेंगे कि सांची स्तूपा को, तो इसका ना हमें क्या करना है? डायग्राम भी बनाना है, ठीक है। इसका क्या करना है? हमें साथ में डायग्राम भी बनाना है। तो डायग्राम अगर बना दोगे तो इससे आपकी आंसर की वेटेज थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ जाएगी।
आपको कुछ नहीं करना, रफली क्या करना है, थोड़ा सा आप डायग्राम सुंदर बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया के ऊपर ये एक मोल्डेड पोर्शन होता है, ठीक है। सेमी सर्कल आप इस तरीके से शेप बना दोगे। इसको क्या कहेंगे, इसको अंडा कहेंगे, ठीक है। मैं ये आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इसी से ही हम सांची स्तूपा को डिफाइन करेंगे, ठीक है। ये अंडा होता है, इसके ऊपर क्या होती है, एक बालकनी लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हर्मिका कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, हर्मिका कहा जाता है। फिर यहाँ पर एक छतरी होती है, इसको छतरी कहा जाता है। ऊपर एक, जैसे हमारे टेम्पल में टावर होता है ना ऊपर, जिसको शिखर कहा जाता है, ऐसे इसको छतरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, छतरी कहा जाता है, ठीक है। और इसके जो चारों तरफ जो डिवोटीज होते हैं, चक्कर लगाते हैं, उसको प्रदक्षिणा कहते हैं, ठीक है। हो गया। अब इसमें ना चारों तरफ से गेट होते हैं, तो ये 1 हो गया, ठीक है। ये गेट हो गया, इधर ये गेट हो गया, इधर ये गेट हो गया, इधर ये गेट हो गया, तो चारों तरफ से गेट होते हैं। जो डिवोटीज होते हैं वो किससे, ईस्टर्न वाले गेट से आते हैं, यहाँ से। और इसके ना यहाँ पर मैं गेट की बात, खास बात बता दूं, इनके गेट्स में क्या होता था, इनके गेट्स में या स्कल्पचर्स बने होते थे इस तरीके से। मतलब जैसे गेट होता है ना, पत्थर का गेट बनाया गया था, उस गेट के अंदर ही इस तरीके से यहाँ स्कल्पचर्स बनाए होते थे, है ना। तो उसके अंदर डिजाइन किए होते थे। तो ये जो डिजाइन किए होते थे ना, वो इतने ज्यादा ब्यूटीफुल होते थे कि मान लो ये गेट है और गेट में इस तरीके से इसमें यहाँ पर पत्थरों से मूर्तियां बनाई गई थी, और वो मूर्तियां इतनी सुंदर बनाई गई थी कि बस ऐसी जो स्ट्रक्चर होते हैं वो यूरोप में कहीं और नहीं देखे गए, या दुनिया में ही कहीं नहीं देखे गए। बहुत बारीकी बारीकी से काम किए जाते थे इसमें, और इसी वजह से यूरोपियन जो है इन स्ट्रक्चर को क्या करके निकाल करके अपने यूरोप में ले जाना चाहते थे। तो भोपाल की बेगम, ठीक है, भोपाल की बेगम कौन थी, भोपाल की बेगम शाहजहां बेगम, ठीक है। भोपाल बेगम, जिनका नाम क्या था, शाहजहां बेगम, ठीक है, शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम, ठीक है। कौन थी, सुल्तान जहां बेगम। तो सुल्तान जहां बेगम और शाहजहां बेगम ने, उन्होंने इसको प्रिजर्व करने में काफी जो है वो कंट्रीब्यूशन दिया। वो कैसे कंट्रीब्यूशन, काफी डोनेशन दिया, ठीक है। और अपने इन स्कल्पचर्स को हमारे पास ही रहे, उनको यूरोपियन को एज इट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना करके उनको दिया। खुश हो गए, बल्ले बल्ले हो गई उनकी, और फिर वो अपने यूरोप में लेकर चले गए, ठीक है। उसके बाद सांची स्तूपा के बारे में इनको किसने बताया, ठीक है, इनको किसने बताया, तो किसने बताया, जॉन मार्शल ने। किसने बताया, जॉन मार्शल ने। तो जॉन मार्शल का भी इनके प्रिजर्वेशन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, ठीक है। अगर ये नहीं बताते तो ये कैसे उनको प्रिजर्व करते, अगर ये प्रिजर्व नहीं करते तो हमारा ये जो स्कल्पचर है सांची स्तूपा का, ये यूरोप में चला जाता है ना। और आपको भी पता है कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा पुरानी होगी उसकी कॉस्ट उतनी ही ज़्यादा होती है, क्योंकि वो दुनिया का सबसे पुराना होता है ना। जो बहुत ही पहले की चीज़ें होती हैं वो आज तो है नहीं, तो पहले ऐसी चीज़ें हुआ करती थी, तो जब वो म्यूजियम में रखी जाती है तो उसकी वैल्यू और बढ़ जाती है, दूर दूर से लोग उसको देखने के लिए आते हैं, है ना। तो अपने बेनिफिट के लिए यूरोपियन जो है वो ले जाना चाहते थे। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आपके बन गए हैं, तो सबको लिख देना। लेकिन सांची स्तूपा का आपको क्या बनाना है, स्तूपा का डायग्राम जरूर बना देना, ठीक है। चलिए जी, अब क्या करते हैं, अब हम आते हैं कि इसमें भारत के मध्य युगीन के दौरान सूफियों के दर्शन, चाहे तो वो कर लो चाहे ये कर लो। वीर शैव परंपरा के तो हमने वो कर लिया, तो इसको रहने देते हैं। वीर शैव परंपरा के दर्शन और प्रथाओं का वर्णन करना है। वीर शैव कौन थे बच्चे, वीर शैव जो थे, इसको इंग्लिश में ले आते हैं, ठीक है। वीर शैव कौन थे, ये कर्नाटका के थे। कौन थे बच्चे, ये कर्नाटका के। कर्नाटका में जैसे तमिलनाडु में क्या हुआ था, नयनार और अल्वराज, ये 2 समुदाय बने थे, ऐसे ही कर्नाटका में एक और जो है भक्ति मूवमेंट का एक और पार्ट बनता है, ठीक है। एक और ऑर्गेनाइजेशन बनती है जिसको क्या कहा जाता है, जिसको वीर शैव कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे, जिसको वीर शैव कहा जाता है। और वीर शैव का लिटरल मीनिंग होता है, देखो, वीर शैव, ठीक है, इसका लिटरल मीनिंग होता है हीरोज ऑफ शिवा, ठीक है। इसका लिटरल मीनिंग होता है हीरोज ऑफ, ठीक है, हीरोज ऑफ शिवा, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, हीरोज ऑफ शिवा। तो ये जो था, इसको अच्छा लिंगियात भी कहा जाता है, और मैं कर दूं मैं इसको लिंगियात भी कहा जाता है, इसको लिंगियात भी कहा जाता है। अब ये लिंगियात और ये दोनों बच्चे एक ही हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग नहीं है। और कर्नाटका में लिंगियात बहुत बहुत ज्यादा फेमस है, तब भी था और आज भी है। इसको स्टार्ट किया था किसने, बसवन्ना ने, ठीक है। इसको स्टार्ट किसने किया था, बसवन्ना ने। बसवन्ना कौन थे बच्चे, बाय कास्ट कौन थे, एक ब्राह्मण थे, ठीक है। बाय कास्ट कौन थे, एक ब्राह्मण थे। और चोला रूलर्स के यहाँ पर एक
जो ब्राह्मण वो होते हैं ना, जो उनको सजेस्ट वगैरह किया करते थे, उस तरीके की पोस्ट इनको मिली हुई थी। तो ये क्या थे, बाय कास्ट एक ब्राह्मण थे, ठीक है। तो ब्राह्मणों को वैसे प्रिविलेजेस दी जाती थी, तो इनको क्या मतलब ऐसा लगा कि ब्राह्मण को जो है वो ज्यादा प्रिविलेजेस दी जाते हैं, उनको ज्यादा पूछा जाता है कंपेरेटिव टू अदर कास्ट के। तो ये खुद ब्राह्मण होते हुए भी उन्होंने दूसरे लोगों के लिए इनिशिएट किया, मतलब कि उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है तो इसके लिए वो खुद आगे आए और इस तरीके से वो सारी चीजों को रिफॉर्म करते हैं। जैसे ये क्या होंगे, ये रिफॉर्म करेंगे किसको, जैसे क्वेश्चन करेंगे किस पर, ब्राह्मणों के ऊपर क्वेश्चन लगाएंगे कि आपने ये जो ब्रह्मसूत्र ब्रह्मशास्त्र में अपने अकॉर्डिंग जो रूल बनाए हैं ये क्यों बनाए गए हैं। ठीक है, बना लिया, लेकिन आपने कुछ लोगों को इससे डिप्राइव किया हुआ है, वैदिक ट्रेडिशन से इसमें डिप्राइव किया है, महिलाओं को, शूद्रों को क्यों किया हुआ है, क्या ये इंसान नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, विडो रीमैरिज के कंसेप्ट को भी ये लोग लेकर आएंगे, है ना। तो इस तरीके से काफी सोसाइटी में रिफॉर्म करते हैं। तो बसवन्ना के रहते हुए भी ये काफी ज्यादा इसके फॉलोवर्स बनते हैं, और ये फॉलोवर जो थे ये कर्नाटक में एक ऐसा ट्रेडिशन लेकर आते हैं जिसको कि जो पहले नहीं था, और रिफॉर्म्स के साथ साथ में लोगों को भक्ति का रास्ता भी इन्होंने दिखाया कि हम अपनी जो है वो भक्ति से हम भगवान को पा सकते हैं। और इनके जो पोम्स भजन वगैरह होते थे, लोग भक्ति की तरफ कब जाएंगे, लोग भगवान को कब याद करेंगे, कैसे याद करेंगे, तो इनकी जो पोम्स होती थी, इनकी जो प्रेयर्स वगैरह होती थी, है ना, तो जो भी जो करेक्कल अम्मैयर है या जो अंडाल हैं, ठीक है, तो किस तरीके से मंदिरों में जा कर के भक्ति पूजा पाठ करना, है ना, और साथ साथ में ये जो अलग तरीके से शगुन निर्गुण दो तरह की भक्ति होती थी। भक्ति चाहे किसी भी टाइप की करो, लेकिन क्या है कि हमें भगवान को याद करना है ना। तो सारा का सारा लिख दोगे। और ये कहाँ से, ये कहाँ का था बच्चे, कर्नाटक का, इस बात का ध्यान रखना, कहाँ का था ये, कर्नाटक का। ठीक है, कहाँ का था, कर्नाटक का। तो इसको अच्छी तरीके से आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, तो एनालाइज द गांधी जी एक्टिविस्ट इन द ड्यूरिंग 1930s 1934। तो गांधी जी की एक्टिविटीज के बारे में लिखना है जो कि 1930 से लेकर के 1934 में, इस बीच गांधी जी क्या कर रहे थे। देखो, अगर हम बात करें 1930s की, ठीक है, 1930s में गांधी जी ने क्या किया था, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। ठीक है, क्या किया था, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। तो सिविल डिसओबीडिएंट का ही एक पार्ट था, ठीक है, क्या, सिविल डिसओबीडिएंट, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। और इसी का पार्ट क्या था, दांडी मार्च। इसी का पार्ट क्या था, दांडी मार्च। यानी कि सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट का ही एक, आप कह सकते हो, एक अंग, एक पार्ट जो है ये था आपका सॉल्ट लॉ, है ना, जिसको दांडी मार्च भी कहा जाता है। तो 1930 में अगर बात करूं, थोड़ा सा आप इसको डिस्क्राइब करते हो, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 फॉलोवर्स के साथ में इस दांडी यात्रा को स्टार्ट किया था, और फिर 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर और नमक बनाकर इस कानून को तोड़ देते हैं। ठीक है, 1930 में ये हुआ था। उसके बाद 1931 की बात करते हैं, तो वो सेकेंड राउंड टेबल में पार्टिसिपेट करने के लिए लंदन जाते हैं। सेकेंड राउंड टेबल में पार्टिसिपेट करने के लिए कहाँ जाते हैं, लंदन जाते हैं। ठीक है, लंदन में उनको बताया था, बोला तो था बातचीत करने के लिए, लेकिन उनसे कोई बातचीत नहीं की जाती है। ठीक है, और वो मायूस होकर के इंडिया आ जाते हैं कि जो उनको अपनी बात रखनी थी, रखने का तो उनको चांस ही नहीं मिला, बात करने का तो उनको चांस ही नहीं दिया गया। तो इस वजह से जो उन्होंने कमिटमेंट करी थी ब्रिटिशर्स ने कि तुम वहां पर आओ और अपनी बात रखो, तो हम तुम्हारी बात को जरूर मानेंगे। तो अब वो तो अपनी बात से बैकआउट हो गए। इधर गांधी जी ने अपनी कमिटमेंट के अकॉर्डिंग और अपने इंडियंस को उनकी तरफ से वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए बोल दिया था। तो गांधी जी ने अपनी कमिटमेंट पूरी करी, लेकिन वो बैकआउट हो गए। इसके चलते अब गांधी जी क्या करेंगे, आगे नए नए प्लान्स बनाएंगे, है ना। तो नए नए प्लान्स बनाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, तो ये सब चलता रहेगा। ठीक है, बस उसी को क्या करना है, डिफाइन करना है। तो मेन जो चीज है इसमें, दांडी मार्च को डिफाइन कर दोगे, और क्या कर दोगे, ये कर दोगे सेकंड राउंड टेबल। सेकंड, उसके साथ साथ क्या करोगे, पूना पैक्ट भी आप इसमें कर दोगे। ठीक है, सेकंड उसमें साथ साथ में 1931 में पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है बच्चे, वो पूना पैक्ट क्या था, गांधी जी, ठीक है, गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में, गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनके बीच में एक संधि साइन होती है जिसको कहा जाता है पूना पैक्ट। अब ये संधि क्या थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि उनको क्या है, सेपरेट इलेक्शन करवाने हैं डिप्रेस क्लास लोगों के लिए, ताकि वो अपने आप को अपलिफ्ट कर सके। गांधी जी ने कहा कि इसके लिए सेपरेट इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं है, हम उनके लिए भी कुछ अच्छा ही करेंगे। तो इस बात को वो मान नहीं रहे थे। ठीक है, और ब्रिटिशर से वो अथॉरिटी ले आए थे।
है ना। लेकिन गांधी जी ने बहुत बहुत उनको रोका कि ऐसा वो ना करें, क्योंकि अगर हम उनको अलग कर देंगे, सेपरेट इलेक्शन अगर उनका करवा देंगे, तो वो तो मेजॉरिटी से बिल्कुल अलग हो जाएंगे। ठीक है, जो काम मेजॉरिटी कर रही है और उसका फायदा सभी लोगों को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं जब वो अलग हो जाएगी तो उसका बेनिफिट उनको नहीं मिलेगा। तो गांधी जी इस बात को सोच रहे थे, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं मान रहे थे। तो काफी दिनों बाद जाकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एग्री होते हैं, जब गांधी जी की बहुत ज्यादा तबियत बिगड़ने लगी, हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, है ना। तब वो मानते हैं कि गांधी जी ने कुछ ना कुछ तो यार ऐसा सोचा होगा जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा उसको एम्फेसाइज कर रहे हैं। तब जाकर ये एग्रीमेंट साइन होता है गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में। आई होप आपको सभी समझ में आ गया होगा। अभी इतना बड़ा आंसर लिख सकते हो, डेफिनेटली आपको मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब ये जो नेक्स्ट है आपका, ठीक है, नेक्स्ट है वो क्या है, वो है सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। तो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में सोर्सेज को अच्छी तरीके से पढ़ोगे, ठीक है, और उसके आंसर दे दोगे। इजी है, अगर आपको हिंदी इंग्लिश में जैसे भी समझ में आए तो आप उसको समझ करके और इसका आंसर दे देना। बस आपको सर्च करना है और सर्च करके कुछ वर्ड्स को अपने से भी ऐड कर देना बच्चे। अब क्या है, कन्नौज, राखी गढ़ी और अजमेर या फिर मैसूर। ठीक है, तो इन चारों में से आप 3 को फिल करोगे। उसके बाद आपका 1857 के रिवोल्ट से जो ब्रिटिशर्स के अंडर में जो टेरिटरीज थी उनके बारे में लिखना है। तो सबसे पहले आपको कन्नौज, राखीगढ़ी, अजमेर या फिर मैसूर, ठीक है, तो बताना है। क्लियर है, यहां तक क्लियर हो गया? जल्दी जल्दी से बताओ, फटाफट फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ, जल्दी जल्दी से, जल्दी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो क्या करोगे, नहीं नहीं हो गए बस सारे। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको हम मैप वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना। लास्ट क्वेश्चन रह गया है, ठीक है। अब हमने क्या कर लिया, लास्ट पड़ाव पर आ गए, ठीक है। बल्ले बल्ले करो फटाफट फटाफट से। अभी क्या करना है, हाँ, तो फर्स्ट पे करना है आपको, क्या बताया गया था, राखीगढ़ी, ठीक है। राखीगढ़ी कहाँ पर है, हरियाणा में, है ना। राखीगढ़ी कहाँ पर है, हरियाणा में। और आपका हरियाणा कहाँ पर है, ये है पंजाब, ये है हरियाणा। तो यहाँ पर क्या कर दोगे, राखीगढ़ी, ठीक है, ये होगी राखीगढ़ी। उसके बाद क्या था, कन्नौज था। कन्नौज कहाँ पर है बच्चे, यूपी में है। कन्नौज कहाँ पर है, यूपी में, ये आप कर दोगे कन्नौज, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा गया था आपका, अजमेर, ठीक है, ये कहाँ आ जाएगा आपका, राजस्थान में। ये गुजरात है, ये राजस्थान है, तो अजमेर कर दोगे राजस्थान के अंदर। ऊपर नीचे हो जाए थोड़ा बहुत तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ठीक सही स्टेट में उसको लोकेट करना है, ठीक है। और उसके बाद क्या था, 3 ही बताने थे ना, 4 में से 3 करने थे, वो हमने कर दिए। अब क्या है, जो ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में था, तो ये क्या है, ये वेस्ट बंगाल है ना। बंगाल तो उनके अधीन था ना, तो ये क्या आपका क्या आ जाएगा, बंगाल आ जाएगा, ठीक है, वेस्ट बंगाल, ठीक है। और ये जो है आपका गोवा, ये क्या हो जाएगा, गोवा, ठीक है। ये इस तरीके से हो गए, ठीक है। तो मैंने आपको बीच में एक बार कहा था कि बच्चे अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है और बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो, साथ साथ में फिर आपको सीयूटी भी देना पड़ेगा। उसी के बिहार पर, सीयूटी के स्कोर पर ही आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिलेगा, या फिर आप सेंट्रल कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हो। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा बच्चे, आपने तो पढ़ा कुछ भी नहीं है और सपने देख रहे हो कि मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेरा मिरांडा हाउस में हो जाए, ठीक है। खासकर की गर्ल्स जो है, गर्ल्स के लिए है मिरांडा हाउस, और मेरा जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप किरोड़ीमल में हो जाए, है ना, हिंदू में हो जाए, रामजस में हो जाए। बच्चे कैसे पॉसिबल है ये, सिर्फ एक चीज है जो पॉसिबल कर सकती है इसको, और वो है ह्यूमैनिटीज का महापैक, ठीक है। इसका क्या करना है आपको, ह्यूमैनिटीज का महापैक। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है यहाँ पर एप्लीकेशन पर जाना है। तो एप्लीकेशन पर कैसे जाएंगे, यहां पर टाइप करेंगे आप गूगल पर अड्डा 24/7। तो जैसे आपने अड्डा 24/7 टाइप किया, फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करोगे, यहां पर ऑल कोर्सेज आएगा। ऑल कोर्सेज पर जैसे आपने क्लिक किया तो यहां पर आएगा अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम। यहां पर अगर आप हिंदी के हो तो हिंदी को सेलेक्ट कर लीजिए, अगर आप इंग्लिश के हो तो इंग्लिश वाले में कुछ नहीं लिखा है, हिंदी वाले में लिखा है। तो जहां पर कुछ नहीं लिखा इसका मतलब ये कि वो इंग्लिश का है, हिंदी वाले में यहां पर। लेकिन मैं जो आपको कोड बताऊंगी वो हिंदी, इंग्लिश, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी के लिए है वो, ठीक है, जिसमें आपको मैक्सिमम
डिस्काउंट मिलेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने कर लिया आर्ट्स पे। अब ये देखो, ये आर्ट्स के सारे कोर्सेज आ गए हैं। ये रहा आपका ह्यूमैनिटीज का महापैक है, ठीक है। इस महापैक की कॉस्ट है 10,999, लेकिन आपको इतना पे नहीं करना है। और इसका सफलता 2.0 का है 7,999। आप दोनों में से कोई भी परचेज करो, दोनों में ही तैयारी करवाई जा रही है। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि मैडम इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। यहां पर देखो, इसमें एक तो लिखा हुआ है ना, बिल्कुल साफ क्लियर लिखा हुआ है कि विद बुक, यानी कि आपको इसमें बुक भी दी जा रही है ना। और सारे जो सिंगल ऐसे बैचेज है ना, वो सारों सबका एक्सेस जो है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट इन महापैक वालों को मिलेगा। सीयूईटी के टाइम तक जितने भी अड्डा 24/7 की तरफ से बैचेज लॉन्च होते जाएंगे, कोर्स पे कोर्स आते रहेंगे, महापैक वालों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। इसलिए मैं कह रही हूं, चाहो तो आप इसको भी परचेज कर सकते हो, ठीक है। अगर इसके प्राइसेस कम लग रहे हैं तो आप इसको भी परचेज कर लो। इसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि आपको 6 to 7 सब्जेक्ट्स जो हैं वो पढ़ाए जा रहे हैं। इसको परचेज करने के लिए आपको क्या करना है, एक कूपन कोड लगाना है जिस पर आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। और अभी मंथ एंड सेल ऑफर चल रही है, तो मंथ एंड सेल ऑफर का फायदा उठाओ, Y489 कूपन कोड लगाओ और इस पर आपको एक मेगा डिस्काउंट मिल रहा है, वो भी 1,600 रुपए से माइनस हो गए 6,399। 6,000 रुपए में आप 12 महीने के लिए कोई कोर्स परचेज कर रहे हो, यानी कि एक महीने में 6 से 7 सब्जेक्ट के लिए सिर्फ 500 रुपए। खुद सोचो बच्चे, है ना सस्ता। जल्दी से जाओ बच्चे, आप पैसे भी सेव करो, नॉलेज भी लेकर जाओ और पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल आप अपने घर बैठे भी पाओ, है ना। तो इससे क्या होगा, आप एक अच्छी तैयारी दोनों एग्जाम की करके जा सकते हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं, चाहो तो क्या कर लो, चाहो तो अभी परचेज कर लो, क्योंकि अभी टाइम है थोड़ा सा। हमें जब सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे फिर हम रिवीजन की तरफ बढ़ेंगे, रिवीजन कर लेंगे फिर हम प्रैक्टिस की तरफ बढ़ेंगे। तो बच्चा जितना डिले करोगे ना, उतना आप लोगों के लिए डिले होगा, अच्छी प्रैक्टिस आप नहीं लेकर जाओगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो चीजें जो है वो इनकम्प्लीट रहेगी। तो जल्दी में हम, ठीक है, रिविजन करेंगे, जल्दी में हम प्रैक्टिस भी करेंगे, लेकिन वो जो एक डेप्थ में नॉलेज है वो तो बच्चे वो तभी होगा जब आप चीजों को पहले ही स्टार्ट कर दोगे, है ना। तो आइए मेरे साथ में, और हिस्ट्री, पॉलिटी और आपके ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में 100 आउट ऑफ 100 यानी कि 200 आउट ऑफ 200 सीयूटी में, और 80 आउट ऑफ 80 या 70 आउट ऑफ 70 जो आपका ज्योग्राफी का एग्जाम है 70 का होता है ना, 30 मार्क्स की आपकी प्रैक्टिकल होती है, उसमें फुल मार्क्स पाओ, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।